हेलो बच्चों, नमस्ते। ऑनलाइन क्लास के अगले पड़ाव में बच्चों हम लोग आज बात करने वाले हैं ठोसों में पाए जाने वाले चुंबकीय गुणों की। यानी हम आज सॉलिड सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक बच्चों हम लोगों ने विद्युत गुण इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी कि ठोसों में उनकी चालकता का निर्धारण कैसे होता है और कैसे वे कुचालक या अर्धचालक या सुचालक बनते हैं। कंडक्टर कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर कैसे होंगे या सेमीकंडक्टर कैसे होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम ठोसों के चुंबकीय गुणों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। बच्चों हम सब ये जानते हैं कि ठोस सब्सटेंस जो होते हैं उनके अंदर बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम सब ये बच्चे जानते हैं कि ठोसों में या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, तो उनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो ठोसों में पाए जाने वाले जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, वो उन सब्सटेंस के परमाणुओं में, एटम्स में दो तरह की गतियां करते हैं। बच्चों कौन कौन सी दो गतियां करते हैं? पहली जो गति है बच्चों इसकी, वो है इसकी कक्षीय गति। बच्चों कक्षीय गति को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। उसके बाद है बच्चों दूसरी जो इसकी गति होती है उसको कहा जाता है चक्रण गति। बच्चों चक्रण गति को हम स्पिन मोशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो हम ये जानते हैं कि अगर ये एटम है तो इस एटम का फंडामेंटल पार्टिकल या इसका जो सेंटर है वो हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों वो रोटेशन करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोशन डेवलप होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा उसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण डेवलप होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप होगा, उसको हम म्यू एल से इंडिकेट करेंगे, यानी कक्षीय चक्रण आघूर्ण। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो अपनी उस पॉइंट पे या अपनी उसी एक्सिस पे खुद भी रोटेट करता है या खुद भी एक चक्रण करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी ही उस पॉइंट पे स्पिन कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा बच्चों उसको म्यू एस कहते हैं, एस फॉर स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की गति की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है उसको हम चक्रण आघूर्ण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की परमाणु की किसी कक्षा में घूर्णन के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण डेवलप होगा उसे हम कक्षीय आघूर्ण कहते हैं। बच्चों अब हम उस सब्सटेंस का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें, म्यू टी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहें तो वो म्यू एल और म्यू एस दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कक्षीय चक्रण आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों को जब सम कर दिया जाए, योग कर दिया जाए, तो उस पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। लेकिन जो हमारे संक्रमण धातुओं के यौगिक होते हैं या उपसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, तो उनमें हमें अगर चुंबकीय आघूर्ण निकालना होता है बच्चों तो वहां म्यू जो होता है एक फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है और वो फॉर्मूला ये है म्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू। बच्चों ये जो एन है ये हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस सब्सटेंस में जो मेटल है, सेंट्रल एटम है, उसके ऑर्बिट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी एन को रख दिया जाएगा और वहां म्यू का निर्धारण किया जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी उस म्यू का जो यूनिट होगा बच्चों वो बोर मैग्नेटॉन होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या है बच्चों? बोर मैग्नेटॉन है। हम एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल रहा है बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है और 1 बोर मैग्नेटॉन बच्चों हमें इसको निकालना हो EH/4πmc फॉर्मूला से इसको निकाला जा सकता है। E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। H हमारा प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं। पाई हम जानते हैं 3.14 है। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रॉन के वेग को भी हम बराबर कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू को जब रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू आती है 4.27 × 10⁻⁻⁴
-24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू है, हम ध्यान रख लेंगे इसको। तो इस फॉर्मूला के फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास में एक कंपाउंड है, मैग्नीज क्लोराइड है। इस मैग्नीज क्लोराइड में मैग्नीज की जो ऑक्सीजन स्टेट है बच्चों वो +2 है। मैग्नीज के लिए हमको म्यू क्यूब कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है जो मैग्नीज है उस मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालेंगे तो ये बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 25 है। तो ये होता है 3d54s2। बच्चों मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी ग्राउंड स्टेट में क्या होता है 3d54s2 होता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि मैग्नीज यहाँ +2 स्टेट में है। तो मैग्नीज +2 स्टेट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, ऑर्गन 3d5। और 3d5 का जब हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखते हैं बच्चों, इसके 5 ऑर्बिटल हैं, उनमें प्रत्येक में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, दिखा होगा आपको। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। इस n की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो म्यू को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो √5 × 5 + 2 ये 7 और ये 35 √35 और इसकी वैल्यू बच्चों जो है ये अप्रोक्सीमेट 5.894 मैग्नेट्रॉन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल या उसके कंपाउंड के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है या कंपाउंड के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। आपने यहाँ तक उतार लिया होगा। तो हम यहाँ 5 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। उतार लीजिए आप लोग इसको। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर बच्चों हम ठोसों को या सॉलिड को 5 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। उनमें से जो पहली कैटेगरी है बच्चों उसमें हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है जिसको हम निर्धारित करना चाह रहे हैं कि भाई ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो इस पदार्थ को हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है जो कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से बना रहे हैं। तो इसके बीच में इस पदार्थ को जब रखा जाएगा तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ को रखने पर उसके व्यवहार के आधार पर हम इन गुणों को निर्धारित करते हैं या इन पदार्थों को निर्धारित करते हैं। तो पहली कैटेगरी जो है वो हमारे पास क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्या परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जिनको जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित रहते हैं और जब इन्हें रखा जाता है बच्चों तो ये उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाए तो इसमें जो अनुचुंबकीय गुण डेवलप हुए थे ये पुनः खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो हम क्या कहेंगे, those solid substance when these are located in external magnetic field then due to unpaired electron present in their shell they weakly attracted by the external magnetic field then these substances are known as paramagnetic substance. When these substances are removed from this external magnetic field then they lost their this property. तो ये इनकी गुण हो गए बच्चों। इसके एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे मैग्नीज +2 आयन, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात करी थी। तो मैग्नीज के आउटर शेल में जो बच्चों 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, फिर भी इसके पास में जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिस वजह से ये अनुचुंबकीय गुण या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अर्थात इनके लिए म्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल है फेरस आयन, फेरिक आयन। ठीक है बच्चों। दूसरी जो हमारे पास सब्सटेंस है या प्रॉपर्टी है बच्चों उसे कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ या इनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो परिभाषा क्या होगी, ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो ये इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह जो पदार्थ है ये उस चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। Those solid substance when these are kept in external magnetic field then they are repelled by the field then these substances are known as diamagnetic substance.
ओके बच्चों, एग्जाम्पल हो जाएगा स्कैंडियम प्लस 3 आयन। हम जानते हैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके पास में ऑर्गन 3d0 और 4s0 कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है। इस वजह से इसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 0 आती है। उसके अलावा बेंजीन एग्जाम्पल है, टाइटेनियम ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। टाइटेनियम प्लस 4 स्टेट में लिखा हुआ भी है, ये इसका कंपाउंड फॉर्म है, ये इसका आयनिक फॉर्म है। जिंक आयन हो गया, तो ये इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई, आप समझ गए होंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी बच्चों उसको हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरो चुंबकीय पदार्थ भी इनको कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये प्रबल रूप से उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। और बच्चों इनको जब उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और जब वापस निकाल लिया जाता है तो भी कुछ देर तक इनके अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थों को ही हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। Those solid substance when they are kept in external magnetic field, then due to presence of unpaired electrons in their orbitals, they are strongly attracted by this field. Then these substances are known as फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल है इसके फिकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और साथ में क्रोमियम ऑक्साइड। बच्चों आप लोहे को तो जानते ही हैं, अगर लोहे का पेचकस वगैरह किसी चुंबक के पीपे के साथ या डिब्बे में रख दिया जाए कुछ दिनों के लिए और उसको जब निकाला जाएगा तो उस पेचकस में उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम फील कर सकते हैं। तो आपने कई मिस्त्री को देखा होगा, उनके पेचकस में आयरन के जो स्क्रूज होते हैं वो आसानी से अटैच हो जाते हैं, परंतु बच्चों ये प्रॉपर्टी उनके पास लंबे समय तक नहीं रहती, कुछ दिनों में ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे लॉस्ट होने लग जाती है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए आयरन, कोबाल्ट, निकिल और क्रोमियम ऑक्साइड। हम इसके डोमेन स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। डोमेन क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का एक समुच्चय होता है, द पेयर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे हम क्या कहते हैं? डोमेन। ये हमारे पास डोमेन है बच्चों। हमने कहा कि इसके आउटर कोई सब्सटेंस है, मान लिया कि उसके पास में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों की एक ही डायरेक्शन होगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एक ही डायरेक्शन होने की वजह से ये कैंसिल आउट नहीं कर पाते, इस वजह से इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक जो गुण है वो सर्वाधिक मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, या इन्हीं को हम फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इंग्लिश में इनको कहा जाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें चुंबकीय गुण डेवलप हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका डोमेन स्ट्रक्चर देखें तो कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें से कुछ एक दिशा में और कुछ एक दिशा में जाते हैं, परंतु ये एक दूसरे को पूर्णतः निरस्त नहीं कर पाते। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं और 2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं। तो मान लिया कि इसने इसको कैंसिल कर दिया और इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो भी हमारे पास इन 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय प्रॉपर्टी रह जाएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि इनका जो मैग्नेटिक गुण है वो इन दोनों से कम आता है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल होता है बच्चों इसका फेराइट, जिसको हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। बच्चों इससे चुंबक बनाई जाती है। Fe3O4 को क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट, चुंबक बनाने के काम में आता है। पांचवी प्रॉपर्टी जो है बच्चों या सब्सटेंस जो है उन्हें कहा जाता है प्रतिलोभ चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो उस वजह से इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से आधे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में और आधे इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में अरेंज हो जाते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 प्राप्त होता है। इस वजह से इनके डोमेन में अनपेड इलेक्ट्रॉन के अपोजिटली अरेंज हो जाने की वजह से। तो those solid substance in which unpaired electrons are present, but when they are kept in strong magnetic field, then half of unpaired electron arrange in a direction and instead of half arrange in opposite direction, then they cancel out each other and the magnetic moment should become to 0। तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों हमें इसका एग्जांपल ध्यान रखना है, मैग्नीज ऑक्साइड MnO। अब इस तरीके से हमारे पास 5 तरह के सब्सटेंस है।
आप इनकी डेफिनेशंस को उन नोट्स से कंपेयर कर लेंगे। आपको समझ में आ गए होंगे। तो 5 तरह के पदार्थ हमारे पास यहाँ पर हैं। उतार लेंगे सब बच्चे। बच्चों ठोसों के तीसरे गुण के अंदर हम बात करने वाले हैं परावैद्युतता की, यानी पायरोइलेक्ट्रिसिटी। ग्रीक भाषा में पायरो का मतलब होता है आग यानी फायर, और इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं कि विद्युत को कहा जाता है। कुछ बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुचालक होते हैं, प्रकृति के होते हैं या इंसुलेटर टाइप के होते हैं। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में करते हैं हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें तो 314 BC में थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक ने एक पदार्थ लिया। उस पदार्थ का नाम था लिग्रीन। उस लिग्रीन पदार्थ को जब लकड़ी के बुरादे के पास लाया गया तो लकड़ी का बुरादा उस लिग्रीन की तरफ आकर्षित हो गया। इसका मतलब हमें जानते हैं लकड़ी का बुरादा है, लकड़ी जो है कुचालक होती है, तो उसमें चालकता कैसे आई इसके बारे में बात की। उसके बाद में 1707 में जॉन श्मिट नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि जो ठंडी राख होती है वो पत्थर की ओर आकर्षित नहीं होती या उस पर चिपकती नहीं है, परंतु उसी राख को किसी टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए तो वही राख एक पत्थर की ओर चिपक जाती है, आकर्षित रहती है। इसका मतलब राख में भी विद्युत धारा उत्पन्न हो चुकी है। तो परावैद्युतता जो शब्द है या नाम है बच्चों, ये सबसे पहले डेविड ब्रेविस्टर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। और कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को ध्यान रखना है कि क्या है। गैलियम नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल है, सीजियम नाइट्रेट है, पॉलीविनाइल फ्लोराइड है, लिथियम टेंटेलेट है। तो परिभाषा क्या है पायरो इलेक्ट्रिसिटी की या परावैद्युतता की। हमने भी कहा कि कुछ पदार्थ जो है वो प्रकृति में कुचालक होते हैं, जिनको किसी वायु विद्युत क्षेत्र करते हैं तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। अब हमने इस पदार्थ को गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो सिस्टम था वो रीअरेंज होता है, और रीअरेंज होने की वजह से हम क्या देखते हैं, जब इस पदार्थ को दोबारा से बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अपोजिट पोल की ओर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से शो करने लग जाता है। इट बिकम्स कंडक्टर, ये सुचालक हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को ही हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, और ठोसों का यही गुण कहलाता है परावैद्युतता। तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं जो कुचालक प्रकृति के होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जब इनके ऊपर ताप, दाब या कोई और एक्सटर्नल एफर्ट किया जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का रीअरेंज हो जाता है। उस वजह से इनके अंदर विद्युतता यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। तो इस गुण को परावैद्युतता कहा जाता है। और ऐसे ठोसों को, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। हमने एग्जाम्पल दे दिया, लिथियम टेंटेलेट इसका एग्जाम्पल है, पॉलीविनाइल फ्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो गया, सीजियम नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल है, गैलियम नाइट्राइड जो है वो इसका एग्जाम्पल है। हमने कहा पदार्थों में गर्म किया या दाब दिया, दाब देने से इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो रीअरेंज हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को ही हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी टॉपिक के साथ में हम 12th केमिस्ट्री का पहला पार्ट यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट टॉपिक जो है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। आप इस चैप्टर के नोट्स बनाते रहेंगे। अगले चैप्टर पर हम अगले वीडियो में आएंगे जो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।